हेलो एवरीवन, दिस इज करम कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग समझ रहे होंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है। जैसे क्लास 11th का जो पार्ट है वो मैकेनिक्स में ही ये आता है, तो हम लोग जानेंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है, फिर मैकेनिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, डायनेमिक, काइनेमेटिक्स, फिर उसके बाद स्टैटिक, ये सब जानेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फिर उसके बाद मोशन को जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मैकेनिक्स होता क्या है। तो मैकेनिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, अगर इक्विलिब्रियम में है, तो उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, कौन से फोर्स लग रहे हैं, क्यों है, नहीं है, ये सब चीज हम लोग मैकेनिक्स में ही पढ़ते हैं। जैसे सपोज अगर कोई कार चल रहा है, तो वो कार चलने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसके टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज ये बोर्ड मार्कर यहाँ पे रुका हुआ है, तो इसके रुके होने के पीछे क्या रीजन है, कौन कौन से फोर्स इसको रोक के रखे हुए हैं, तो ये सब चीज हम लोग फिजिक्स में ही जानते हैं। ये हो गया। फिर तो चलिए समझते हैं पहले, जैसे मैकेनिक्स। इसका 3 ब्रांच होता है, एक स्टैटिक, एक डायनेमिक, फिर एक, सॉरी, पहले काइनेमेटिक्स को ही समझ लेंगे। काइनेमेटिक्स, फिर डायनेमिक। मैकेनिक्स मतलब, अगर मैकेनिक्स को हम लोग अगर डिफाइन करें, मैकेनिक्स को अगर हम लोग डिफाइन करें, तो मैकेनिक्स को डिफाइन कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या होता है उसका मतलब। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन which we deal about motion of any object and equilibrium of object under many forces। मतलब ये ब्रांच, सॉरी, ये मैकेनिक्स जो है, ये मैकेनिक्स, ये फिजिक्स का ही ब्रांच है। फिजिक्स का क्या, क्लास 11th में हम लोग मैकेनिक्स को ही पढ़ रहे होंगे। जैसे पहले आएगा काइनेमेटिक्स आएगा, फिर फोर्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, वो डायनेमिक होगा। और स्टैटिक को तो समझ ही रहे कि रेस्ट में उसको भी इसी में देखा जाएगा। तो ये हो गया। तो फिर उसके बाद मैकेनिक्स को हम लोग समझ चुके हैं, कि एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि मैकेनिक्स जो होता है फिजिक्स का ही ब्रांच है, जिसमें अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो रुके होने के पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है कि वो रुका हुआ है। हो सकता है वो चल क्यों नहीं रहा। अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो उसके चलते रहने के पीछे का क्या काउज है, क्या रीजन है, क्या वजह है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो नीचे क्यों गिर रहा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो ये सारे चीज को हम अगर कवर करेंगे, तो वो हम लोग मैकेनिक्स में करेंगे। फर्दर मैकेनिक्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो जाता है स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक। तो मैकेनिक्स को अगर समझ लिए, तो फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं स्टैटिक्स पे। स्टैटिक मैकेनिक्स क्या होता है? तो स्टैटिक मैकेनिक्स का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है, तो उसके रुके हुए रहने का पीछे का जो भी काउजेस है, जो भी वजह है, वो सब हम लोग स्टैटिक मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। अगर हम लोग इसको डिफाइन करें, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स in which we deal about the rest
ऑब्जेक्ट मतलब हम लोग रेस्ट ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करेंगे कि वो रेस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कैसा है, क्यों मतलब रुका हुआ है, उसके पीछे अगर रुके रहने से क्या हो रहा है, कितना अगर जैसे सपोज ये रुका हुआ है, अगर यहाँ पे ये ऐसे रुका हुआ है तो इस रुका हुआ है तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, ये कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ये सब हम लोग स्टैटिक्स में जानेंगे। फिर उसके बाद आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स को हम यही लिख देते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होता है, तो ये भी द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच we branch of mechanics in which we deal about the moving body without any accountants of any forces। मतलब हम लोग मूविंग वर्ड इसमें काइनेमेटिक्स में हम लोग मूविंग बॉडी को तो समझेंगे, उसके पीछे वो मूविंग बॉडी चल रहा है तो क्या फोर्स लग रहा है वो नहीं जानेंगे। वो मूविंग बॉडी चल रहा है तो वो कितना देर के बाद रुक जाएगा, कितना वेलोसिटी से चल रहा है, कितना वेलोसिटी से चलने के बाद कितना उसको एक्सेलरेट करेंगे तो कितना देर में कहाँ पहुंच जाएगा, वो सब हम लोग जानेंगे किसमें, काइनेमेटिक्स में। और अभी हम लोग काइनेमेटिक्स को ही पढ़ेंगे डायनेमिक समझने के बाद। मतलब कोई सपोज कोई यहाँ ये कार रहा, ये कार चल रहा है तो कार चलने की वजह से क्या फोर्स लग रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, वो हम लोग को नहीं जानना। ये कार कितना वेलोसिटी से चल रहा है, यहाँ पहुंचने के लिए 5 मिनट में इस कार को कितना टाइम लगेगा, कितना एक्सलरेट करेगा तो वो कार वहां जल्दी पहुंच जाएगा। यहाँ सपोज एक कार जा रहा है, इस कार को इसके आगे होने के लिए इसको कितना एक्सलरेशन से चलना चाहिए, ये सब हम लोग किसमें पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में। ये ऐसा नहीं कि ये कार चल रहा है तो इस कितना फोर्स लगा रहा होगा, इसका मास कितना है, ये सब चीज हम लोग नहीं जानेंगे काइनेमेटिक्स में। वो सब चीज हम लोग डायनेमिक में जानेंगे, जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा जाता है। इतना हो चुका है। फिर उसके बाद आता है डायनेमिक। इट इज द branch of mechanics in which we deal of the force acting on the body which जैसे देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में तो उस पर कुछ फोर्स भी तो लग रहा होगा। अगर उसको एक्सेलरेट करवाना है तो कुछ फोर्स भी लगेगा, अगर उसको रोकना है तो उस पर भी फोर्स लगेगा। वो सारे चीज को हम समझेंगे किसमें, तो डायनेमिक में समझेंगे। तो इतना अगर समझ में आ गया, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते जाइएगा और कलम कॉपी लेकर पढ़ने बैठिएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको कुछ समझ में नहीं आएगी। तो ठीक है, इतना हो गया हो तो फिर हम लोग काइनेमेटिक्स, क्योंकि क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर वैसे तो पहले है बेसिक मैथमेटिक्स, फिर उसके बाद ही है ये, तो इसी को हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन। तो काइनेमेटिक्स नहीं आता, मतलब काइनेमेटिक्स पूरा कवर करता है। जब प्रोजेक्टाइल भी काइनेमेटिक्स में हुआ, मतलब मोशन इन 1D, मोशन इन 2D सारे काइनेमेटिक्स में ही आते हैं। तो काइनेमेटिक्स को ही समझ रहे हैं। तो अब काइनेमेटिक्स को समझेंगे। काइनेमेटिक्स
तो काइनेमेटिक्स को तो हम लोग समझ गए। अब इसमें जो सबसे पहला बात आता है कि मोशन, जैसे हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में जान रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मोशन क्या होता है। लेकिन मोशन जानने से भी पहले हम लोग को जानना होता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोग अभी क्या है, रेस्ट में है कि मोशन में है, तो हो सकता हो कि हम लोग अगर कहीं पे बैठे हुए हैं तो हम लोग रेस्ट में रहें, लेकिन सपोज अगर हम ही लोग को कोई स्पेस से देखे तो अर्थ तो घूम रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मोशन में आ जाएंगे। तो मोशन क्या है, मोशन जो है वो कोई देख के मतलब बताएगा, लेकिन किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जा रहा है उस पर मैटर करता है। जैसे एक अगर एग्जांपल से समझें तो सपोज अगर आप कार में बैठे हुए हैं या फिर ट्रेन में, तो ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन में जो लोग बैठे हुए हैं उनके लिए तुम रेस्ट में हो, लेकिन अगर बाहर स्टेशन से कोई तुम्हें देख रहा है तो उसके लिए तुम मोशन में आ जाते हो। तो मोशन क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। कोई ऐसे ही नहीं बोलेगा कि वो मोशन में या वो रेस्ट में, वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। Frame of reference. The frame of reference is nothing but it is the point of view, मतलब देखने का नजरिया है कि हम लोग देख कैसे रहे हैं। It is point of view, मतलब देखने का नजरिया। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, जैसे सपोज हम यहीं से एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये कोई ट्रेन है, यहाँ पे कोई ये 4 लोग हैं और इन चारों को इसके लिए ये रेस्ट में है, मतलब यहाँ पे जो भी मौजूद है इन सब एक दूसरे के लिए रेस्ट में है। लेकिन अगर यही चलने लगे, पहले भी मान लेते हैं कि चल रहा था, और यहाँ से कोई अगर देखेगा तो इसके लिए क्या होगा, ये सब मोशन में होंगे। तो इसके नजरिए से ये सब मोशन में, लेकिन ये एक दूसरे को अगर देखेंगे तो रेस्ट में है। तो यही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन क्या होता है, तो मोशन क्या है, ये व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, when a body change its position, when a body change its position continuously with respect to rest object and time, मतलब अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है या कोई पार्टिकल से कुछ भी है, अगर वो अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है रेस्ट ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, मतलब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे सपोज जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ऐसे पेड़ है और यहाँ रोड है और यहाँ से कोई कार इधर भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस ट्री के रिस्पेक्ट में ये जो है कार अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, इस ट्री के रिस्पेक्ट में ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। और टाइम के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो पहले ये यहाँ हुआ होगा, फिर आफ्टर सम टाइम ही ट्रेवल सम डिस्टेंस, मतलब ये कुछ आगे भी गया होगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में आगे गया और इस रेस्ट ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में भी आगे गया, तो ये अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। इट मीन्स डैट ये क्या है, ये मोशन में है।
ठीक है, तो ये था मोशन। अब हम लोग समझेंगे कि इसका SI यूनिट इसका। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए थे। अब इसके आगे समझेंगे, पहले समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। जैसे पॉइंट A और पॉइंट B, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कुछ भी हो सकता है ऐसे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा वही होगा जो शॉर्टेस्ट पाथ रहेगा, जो सबसे छोटा लेंथ रहेगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ से एक पॉइंट हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्योंकि अगर यही पाथ पे चला जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, मीन्स कि स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहां भी उसी तरह लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं। और फिर एक पॉइंट और हो सकता है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव और जीरो, क्योंकि लेंथ, रास्ते की लंबाई मतलब लेंथ ऑफ पाथ कभी निगेटिव नहीं हो सकता और कभी जीरो नहीं हो सकता। वैसे ही इट कैन बी निगेटिव और जीरो, ये निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। समझते हैं कैसे? जैसे पॉइंट A और पॉइंट B, यहाँ से हम लोगों ने चलना शुरू किया और फिर वापस अगर हम लोग इधर आ गए तो फाइनल यहाँ था और इनिशियल ये रहा, फाइनल ये रहा। मतलब इसका डायरेक्शन होना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये हुआ है ऐसे, यहाँ से यहाँ आया, जा रहे थे इधर लेकिन डिस्प्लेस कर गए इधर। तो यहाँ से निगेटिव भी हो सकता है। सपोज किसी सर्कल में अगर हम लोग चलें तो यहाँ से चलना शुरू करें पॉइंट A से और यहीं चलते 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 वापस यहीं आ जाए, तो इस केस में भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि डिस्प्लेस तो किए ही नहीं, यहाँ से चले थे और यहीं वापस आ गए हैं। ये था, फिर ये हो गया, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नोट, डिस्टेंस एंड displacement is same in the case of a straight line motion। मतलब अगर स्ट्रेट लाइन पे मोशन करेंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। जैसे यहाँ B और यहाँ A से अगर B के तरफ जाएंगे तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है और डिस्टेंस भी यही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड के केस में डायरेक्शन तो इधर होगा ही नहीं, मतलब फिर भी कह सकते हैं डिस्टेंस अगर यहाँ से 3 किलोमीटर है तो
डिस्प्लेसमेंट भी 3 किलोमीटर ही होगा। इतना हम लोगों ने समझ लिया। फिर इसके आगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।